नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बीजेपी ने आज विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, तो वहीं तीसरे दौर के लिए आज से नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जबकि दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का काम भी पूरा हो गया। हर इलाके से विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। अगले आधे घंटे तक इन खबरों पर बात होगी, तो वहीं आपको दिखाएंगे प्रचार का एक अनोखा तरीका। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, विकास से लेकर रोजगार और बेहतर शिक्षा तक का वादा विरोधियों ने करार दिया जुमला। चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी, अमित शाह के आरोपों पर लालू प्रसाद यादव का पलटवार, बीजेपी अध्यक्ष के बचाव में उतरे जेटली। तीसरे दौर के लिए आज से नामांकन शुरू, 8 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एग्जिट पोल पर पाबंदी। और बुनियादी सुविधाओं से महरूम शेखपुरा की जनता, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और बिजली कटौती बड़ा चुनावी मुद्दा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की, जिसने आज बिहार चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी के विकास की सोच को जनता के सामने रखा, जिसमें राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार के साथ साथ बेहतर उच्च शिक्षा के वादे शामिल हैं। पटना में केंद्रीय और राज्य के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा खोला। चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी कर उन्होंने पार्टी की सोच को साझा किया। बिहार की पावर, बिजली की समस्या, उसका हल ढूंढना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, आरंभ में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने और फिर बिहार के अंदर बिजली भी उपलब्ध हो तो कुछ जनरल इंडस्ट्री बने, बिहार के अंदर रोजगार के साधन हो। मदद के लिए केंद्र सरकार हमेशा पीछे खड़ी रहेगी। बीजेपी ने इस पत्र में गरीब परिवारों को रोजगार मुहैया कराने, केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सारा पैसा राज्य को देने, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, अराजकता मुक्त माहौल बनाने का वादा भी किया। इसके साथ ही पार्टी ने बिजली की समस्या दूर करने, हर घर तक बिजली पहुंचाने, युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने का भरोसा दिया। विजन डॉक्यूमेंट में उच्च शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अधिक अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। तो किसानों के लिए भी कई वादे हैं। पार्टी के मुताबिक किसानों की बिजली पानी की समस्या तो दूर की जाएगी, साथ ही उन्हें बीज और खाद भी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के पत्र में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया और इसके लिए कई योजनाएं लाने की बात कही गई है। आधुनिक बिहार, एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक ऐसा बिहार जहां रोजगार के साधन सृजित हो सके। इसलिए हमने स्किल्ड बिहार की बात कही है, हमने और मेक इन बिहार की बात कही है। यहाँ के लोगों का कौशल का विकास हो, ताकि लोग कौशल के विकास के बाद अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजी रोटी कमा सके, एक बेहतर रोजगार उनको मिल सके। इन तमाम बातों का उल्लेख इस दृष्टि पत्र में हम लोगों ने किया है। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में छात्रों को लैपटॉप, दलित और महादलित परिवारों को रंगीन टीवी, लड़कियों को स्कूटी, जबकि गरीब परिवारों को हर साल धोती साड़ी देने का वादा भी किया। विरोधी पार्टियां बीजेपी के तमाम वादों को लेकर आलोचना कर रही हैं। आपको यकीन से कह सकता हूं कि उस दस्तावेज में वादों की बौछार होगी और चुनाव के बाद अगर उन वादों को कार्यान्वित करने की बात उठे तो जुमलों की भी बौछार होगी। मैं मानता हूं कि ये हास्यास्पद है। जिस दल के पास, जिस विचारधारा के पास कोई विजन ना हो, वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। हम तो उनका विजन जानते हैं। भागवत साहब बैठते हैं, जो उनकी पैतृक संस्था के सबसे बड़े पितामह हैं, वो बैठ के कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करो। कैसी समीक्षा करो? कुलीन समीक्षा करो और तमाम पिछड़े दलितों, महादलितों को हक से महरूम कर दो। ये उनका विजन है। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ देशबंधु के कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त साहब जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं विजन डॉक्यूमेंट का लब्बो लुबाब आपसे पूछूं, पहले मैं जरा ये ट्रेंड समझना चाहूंगा
घोषणा पत्र छोड़कर बीजेपी ने बीते 2-3 चुनावों में जिस तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट का एक नया ट्रेंड सेट किया है, इसके पीछे सोच क्या हो सकती है? घोषणा पत्र क्यों नहीं और क्यों विजन डॉक्यूमेंट? घोषणा पत्र तो मुख्य रूप से होता है कि आप जब सरकार आपकी बनेगी तो आप क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी वो आप बताते हैं, आप अपना डिक्लेयर करते हैं। विजन डॉक्यूमेंट मतलब बिहार के सोशियो इकोनॉमिकल सिनारियो को विश्लेषित करते हुए आप अपना विजन बताते हैं कि हम एक नया बिहार कैसे बनाएंगे। इस समय देखिए बिहार, अगर आप जाइए, हम तो अभी लौट के आए हैं जी, तो हर जगह जितने होर्डिंग्स लग रहे हैं, कोई कह रहा कि बदलो बिहार, कोई कह रहा नया बिहार बनाओ, मतलब पता नहीं पुराने बिहार में क्या है। लेकिन नया बिहार बनेगा तो बनेगा कैसे? अब जो विजन आपने दिखाया है, जो जैसे मोदी सरकार है, अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री हैं, लगातार कहते रहते हैं कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो साइकिल, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, साड़ी देंगे, धोती देंगे, रंगीन टीवी देंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब सवाल यह है कि आपने जो लोकसभा के चुनाव में कहा था उसमें से क्या क्या आप पूरा कर रहे हैं? उसके बारे में जब किसी ने पूछा तो अमित शाह जी ने उसी बिहार में कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव में तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो अब इस तरह की अगर बात कर रहे हैं आप, भाई बहुत अच्छी बात है, अगर लड़कियों को स्कूटी मिल रहा हो, निर्धन बच्चों को लैपटॉप की सुविधा मिल रही हो, या जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति तो वहाँ कम है, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको अगर रंगीन टीवी मिलता है तो घर में वो देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर आप कह देंगे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो चुनाव में हमने जुमले की तरह से यूज किया था। तो अगर जुमले ही रहेंगे तो फिर वो बात बनती कहाँ है? नहीं, और कहीं ये बात तो नहीं है कि साहब हमने घोषणा तो नहीं की थी, हमने तो विजन बताया था, हमारा घोषणा पत्र नहीं था। विजन ये नहीं है, विजन इसमें तो आप लोक लुभावन बातें कर रहे हैं। आप तो ये कर रहे हैं, इस तरह देखिए, अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले आप ही के स्टूडियो में हम बैठे हुए थे, जब बीजेपी के नेता सुशील मोदी पर FIR किया था चुनाव आयोग ने, और उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि लैपटॉप देंगे हम और स्कूटी देंगे। एग्जैक्टली। तो इस पर तो चुनाव आयोग ने कॉग्निजेंस लिया, FIR कर दिया। अब इतनी बड़ी बात इस देश के वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच विजन डॉक्यूमेंट के रूप में कर रहे हैं कि हम बिहार के मतदाताओं को ये चीजें रिश्वत में देंगे। तो अब उस पर चुनाव आयोग क्या लेता है, कांग्रेस कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, अगर उसको पूरा करें तो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुश्किल यही है कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की बातें आपने कही। आपने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए एक आदमी के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। आपने कहा किसानों को उनकी कृषि में जो लागत है उसे 1.5 गुना लागत का हम उनको कृषि मूल्य दिलाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाएंगे। आज तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, वो भी साइकिल दिए थे, पिछली बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं कि हम भी साइकिल देंगे, लड़कियों को देंगे, आप भी रिश्वत ही देंगे। तो लेकिन दूसरा एक जरूर है कि बिहार में जब आप घूमते हैं जी, हम 10-20 साल पहले भी घूमे हैं बिहार और अभी घूम करके भी आ रहे हैं, तो जो सड़कें हैं वो बताती हैं कि कुछ काम हुआ है। गांव में बिजली अभी भी 20-22 घंटे मिल जा रही है अधिकतर गांव में। जहां बिजली नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जहां है वो तो है। तो एक तरफ तो एक चीज दिख रही है, दूसरी तरफ आप वादे ऐसे कर रहे हैं जो जुमलों में कब बदल जाएंगे इसके बारे में किसी को भरोसा नहीं है। वाकई में तो कुल मिलाकर ये जो घोषणाओं का कहिए या विजन का जो पिटारा है, ये तमाम सियासी दलों ने खोल दिया है जनता के सामने। ये जनता ही तय करेगी कि वो किसके साथ जाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता प्रचार में शब्दों पर संयम तोड़ना भी शुरू कर दे रहे हैं। हर दल के उम्मीदवार और उनके समर्थक प्रतिद्वंदियों के लिए घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, तो पार्टियों के बड़े नेता भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बिहार के चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। कई धुर विरोधी आमने सामने हैं तो कई साथ हो लिए हैं, लिहाजा बयानों का स्तर भी गिरता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आरोपों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस तरह दिया। अमित शाह को भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी, इन नरभक्षी को बिहार में घूमने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कई तीखे आरोप लगाए।
प्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक फर्जी जांच बिठाई थी, फर्जी, फैब्रिकेटेड, जिसने एक फर्जी रिपोर्ट दी कि कार सेवकों ने स्वयं साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी। और जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, जिसकी वजह से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उनकी मदद करने के लिए वो घटना थी। और अमित जी के खिलाफ जो झूठा फर्जी केस बनाया गया, उसमें भी अदालत का फैसला आ चुका है। 5 चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार अभियान में उतर रहे हैं। अक्टूबर का महीना प्रचार के लिहाज से खासा गर्म रहने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार में उतरने वाले हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर से रैली की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरे दौर के लिए मतदान के लिए नाम वापसी का काम खत्म हो गया है। इस दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 471 उम्मीदवार मैदान में थे। 28 सितंबर तक कुल 499 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिनमें से 28 की दावेदारी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। इसमें बिहार के 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होगा। इन जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होनी है। 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान के बाद सबकी नज़रें इन्हीं 6 जिलों पर अब टिक जाएंगी। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जिले नक्सल प्रभावित हैं, लिहाजा अर्धसैनिक बलों की निगरानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सभी सीटों पर किए गए हैं। और तीसरे दौर के लिए आज चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश के 6 जिलों की 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। अधिसूचना जारी होते ही अब तीसरे दौर के उम्मीदवार पर्चे भर सकते हैं। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 9 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर 8 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने बिहार में 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान से लेकर 5 नवंबर को 5वें दौर के मतदान खत्म होने तक जारी रहेगी। आयोग के मुताबिक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक 12 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन या प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों के प्रकाशन या प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिहार विधानसभा के लिए 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 दौर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी को नोटिस जारी कर उनसे आचार संहिता के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने दोनों को मंगलवार तक जवाब देने का वक्त दिया है। 29 सितंबर को राघोपुर की रैली में उन्होंने जातिगत बयान दिया था। बयान के बाद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जबकि सुशील मोदी ने भभुआ रैली में जनता से लोक लुभावन वायदे किए थे। उन्होंने हर गरीब परिवार को रंगीन टीवी, हर साल धोती साड़ी और लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया था। बिहार चुनाव में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने की बात तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन अपनी उपेक्षा के कारण छोटे धार्मिक समुदाय नाराज हैं। ईसाई और सिख धर्म के लोगों का मानना है कि वोट बैंक नहीं होने के कारण विधानसभा चुनाव में उनकी अनदेखी की जा रही है।
महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली और महात्मा बुद्ध की तपस्थली बिहार में विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दल खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने की होड़ में लगे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश मुस्लिम समुदाय तक आकर ही खत्म हो जाती है। अब छोटे अल्पसंख्यक समूह सवाल उठा रहे हैं कि उन पर ध्यान दिए बिना एक समाज के तौर पर हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। हम लोग एवरेज में जब बाढ़ आता है तब हम लोग जाते हैं, रिलीफ में जाते हैं। कहीं सुखाड़ पड़ता वहाँ जाकर रिलीफ बांटते हैं। भूकंप आता तब हम लोग करते हैं। हमारी तो बहुत ये तखत साहब की तरफ से हम लोग बहुत करते हैं। हर सरकार से हम लोग की एक तकलीफ जरूर है। वो हमारी एक तकलीफ ये है कि हम लोग चूंकि वोट बैंक हम लोग का है नहीं, हम लोग बहुत कम अल्पमत है, इसलिए हम लोग की सरकार सुनती नहीं है। हमारा एक एमएलसी पहले बिहार में होता था, सिखों का प्रतिनिधि होता था। चूंकि हम कहीं से चुन के नहीं आ पाते थे, तो आज बिहार का कोई भी एक भी एमएलसी जो है सरदारजी नहीं है। कमोबेश यही स्थिति ईसाई समाज की है। इनका भी कहना है कि संख्या में कम होने के कारण राजनीतिक दल कभी उनको केंद्र में लेकर कोई योजना नहीं बनाते हैं। पटना के बाकरगंज स्थित इस चर्च के फादर जोसेफ कहते हैं कि ईसाई समाज का योगदान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी दूसरे समुदाय से कम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान कभी क्रिश्चियंस पर जाता है। हम लोग माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है और ये बात तो एकदम ठीक है, साफ है। हम वोट बैंक तो है नहीं, वैसे भी 2.5% हमारी आबादी है। वोट बैंक नहीं होने के कारण कोई भी जो राजनीतिक दल है उसका कोई ध्यान हम लोगों पर नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम इतना वोट ज़रूर रखते हैं कि कुछ तो हम वोट डाल सकें। अब कुछ तो ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए। हम देश की सेवा में इतने लगे हुए हैं। बिहार में 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल 1,29,247 ईसाई, 23,779 सिख, 25,453 बौद्ध और 18,914 जैन हैं। इनके अलावा 13,437 दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर हैं। प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो 1,70 लाख से अधिक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में राजनीति में भागीदारी के लिए योग्यता से ज्यादा संख्या पर बल देना सही है? बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समाज के वोट को पाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सिख और ईसाई समुदाय का आरोप है कि इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये संख्या बल में कम है। और इनका कहना है कि जब तक संख्या बल में कम अल्पसंख्यक की तरफ ध्यान राजनीतिक दल नहीं देगा, तब तक देश में मुकम्मल तौर पर धर्मनिरपेक्षता नहीं आ पाएगी। पटना से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार के चुनावी जंग में विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत कई ऐसी तस्वीरें दिखाती हैं जिन्हें नेता और सरकारें दरअसल दिखाना ही नहीं चाहती। खगड़िया जिले में टूटे पुल और हर साल आने वाली बाढ़ के बाद पुनर्वास समेत मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन लगता है कि विकास के इन मुद्दों पर जाति फिर हावी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टूटे पुल, बदहाल सड़कें और जान जोखिम में डालकर रोजाना सफर करते लोगों की ये तस्वीरें देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार खगड़िया जिले की हैं। जिले से गुजरने वाली गंडक, गंगा, कोसी और बागमती नदियां खगड़िया में हर साल भारी तबाही लाती हैं। जिला मुख्यालय में सरकारी इमारतों की तस्वीरें बदहाली बयान करने के लिए काफी हैं। कोसी नदी पर बीपी मंडल सेतु पिछले 5 सालों से मरम्मत शुरू होने का इंतजार कर रहा है और लोग नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसे में मतदाता नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं। बहुत सारा आदमी आता है कि बोलता है ये चुनाव में इलेक्शन से पहले पुल बनाएंगे, करते हैं, जब इलेक्शन जाता है खत्म हो जाता है। 5 साल आता है, झोली फैलाता है, हमको वोट चाहिए। कभी ये नहीं ध्यान दिया है कि खगड़िया क्षेत्र में पुल टूटा, उतरा पुल हमको पुल देना है। हालांकि इन मुद्दों से दूर राजनीतिक दल और नेता जातीय समीकरण बनाने में व्यस्त हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को यहां जीत मिली। अब आरजेडी से गठबंधन के बाद जेडीयू यादव बहुल इस इलाके में खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। सारे आपाधापी में मुद्दे कौन है, जाति हावी है और बिहार में फिर लगता है इस विधानसभा चुनाव में खगड़िया में जाति के आधार पे ही वोट डाली जाएगी। खगड़िया की सभी 4 विधानसभा सीटों अलौली, खगड़िया, परबत्ता और बेलदार पर पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। खगड़िया जिले में इस चुनाव में मुद्दों की भरमार है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जातीय समीकरण और उससे होने वाले नफे नुकसान का गणित शायद एक बार फिर जनता से सरोकार रखने वाले इन मुद्दों पर भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, खगड़िया। और अब बात गया की। गया यूं तो धार्मिक वजहों से पर्यटकों की आमद यहां हमेशा रहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गया में चुनावी पर्यटन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। राजनेताओं, पत्रकारों, रिसर्च स्कॉलर और निर्वाचन कर्मियों की आमद से राज्य के पर्यटन उद्योग में भी तेजी दिख रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पर्यटन में यानी कि चुनावी पर्यटन में यहां बढ़त देखने को मिली थी। बिहार के गया की दुनिया भर में पहचान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की वजह से है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव की वजह से थाईलैंड सहित कई अन्य देशों के बौद्ध पर्यटकों ने यहां की यात्रा रद्द कर दी है। इसकी वजह चुनाव के चलते भारी संख्या में राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की आमद है। लेकिन धार्मिक पर्यटन भले ही घटा हो, यहाँ चुनावी पर्यटन इन दिनों फल फूल रहा है। बोध गया विधानसभा जो है गाँव में ज्यादा है, तो लोग आएंगे। और इस बार का इलेक्शन जो है बोध गया के लिए, बोध गया नहीं बिहार का इलेक्शन जो है बहुत खास महत्व रख रहा है, जो कि आगे के इलेक्शनों का दिशा निर्देश तय करेगा। यही हाल पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। रैली, चुनाव प्रचार और नेताओं के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी चुनाव पर्यटन को तेजी दे दी है। Well, we're from the United States, and being here in Bodh Gaya, we're seeing a lot of billboards for people to vote and encouraging women, and everyone's holding up the voting card. That's very different from us in the United States. बिहार विधानसभा चुनाव वैसे भी इस बार कई मायनों में खास है। इस बार महागठबंधन के दल में शामिल जेडीयू और आरजेडी के लिए जहां अस्तित्व की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। प्रीति मिश्रा, गया, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। एक और जहां लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रचार भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही अजब और अनोखा तरीका राजा पाकड़ और महनार विधानसभा क्षेत्र में भी देखा गया। अजब है पर गजब है। दरअसल ये वीर बहादुर सिंह हैं, वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी। अब बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है, तो इन्होंने हाथी का बखूबी इस्तेमाल किया। पूरे इलाके में गजराज के साथ प्रचार कर रहे हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम बहुजन समाज का हाथी छाप से है। लोग स्वयं बुझ जाते हैं कि हाथी छाप बहुजन समाज का पार्टी का है। हमको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्रचार के लिए आपने गाड़ियों का काफिला कई दफा देखा होगा, लेकिन अब ये देखिए, ये साहब मोटरसाइकिल से घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अलौली के लोगों ने जब उनको खदेड़ दिया, तो आकर के राजा पाकर में शरण लिए हैं। अब इस वैशाली जिला के और खास करके राजा पाकर के लोग यह निर्णय लिया है कि हमारा बेटा, गांव का बेटा, लोकल बेटा, हम उसको सेवा करेंगे। अब खगड़िया के लोग की बात नहीं चलेगी।
एकदम लालटेन छाप पर दियो वोट कांग्रेस है। चाचा मिलता है। मौसम चुनाव का है, मकसद जीतना है। अब चाहे हाथी से हो या मोटरसाइकिल से, प्रचार का ये वाकई नायाब अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव के कुछ ऐसे ही रंग आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र 2015 में इतना ही। लेकिन आज रात 10:30 बजे दिखाएंगे आपको भागलपुर के सिल्क उद्योग और उससे जुड़े लोगों की परेशानियां। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।